हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे जनरल नॉलेज का प्रश्न लाया हूं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इसमें एक जीके के साथ साथ जो है आपको 3-4 जीके दिया जा रहा है जिससे आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो। और यह प्रश्न जो है लगभग हर एक एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या कोई और ही स्टेट का एग्ज़ाम हो या कांस्टेबल का हो। जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा ये प्रश्न जो है आते ही आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है पेयर में या 2 या 3 प्रश्न जो रहते हैं एक जैसे, जिसके कारण जो है विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ। कुछ प्रश्न है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है यह वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी और जो प्रश्न में कन्फ्यूजन रहती है उसको आपको बहुत सारे प्रश्न में दूर करेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है अपना कि पृथ्वी का पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला ऑप्शन है 42 किलोमीटर और दूसरा जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, अगर सूर्य का पलायन वेग पूछता तो आपका जो मान हो जाता इसमें 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता। और अगर यही चंद्रमा का अगर पूछता तो आपका 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता। यानी कि इसमें 3 प्रश्न एक साथ है। अगर पृथ्वी का पूछे तो 11.2 और सूर्य का पूछे तो 42 और चंद्रमा का पूछे तो आपका 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि EWS कैटेगरी को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा 103। ठीक है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा EWS कैटेगरी वाले को 10% आरक्षण दिया गया है। अगर वही बात करें 101वां संविधान संशोधन का तो ये GST से संबंधित है, जो हमेशा प्रश्न में जो है पूछा जाता है। अगर वहीं 102वां संविधान संशोधन की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और 3 वाला तो हो गया EWS को आरक्षण से संबंधित है। और वहीं अगर चौथी की बात करें तो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त किया गया है और साथ ही साथ SC ST वाले जो हैं उनका जो है आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 104वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंग्लो इंडियन का जो था मिलता था वो लोकसभा और विधानसभा में नियुक्ति होती थी, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जो है जारी किया गया था, किस शासक के द्वारा। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा हिंद यूनानियों द्वारा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा तो इसका जो आंसर होगा हिंद यूनानी। अगर वहीं बात करें सर्वाधिक का तो गुप्त शासक के द्वारा पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो है सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो गुप्त शासकों द्वारा। अगर वहीं पूछा जाए कि सबसे शुद्ध जो सोना है किसके द्वारा जारी किया गया था, तो जो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपको एक साथ मिल जा रही है। अगर सर्वाधिक पूछे तो गुप्त के द्वारा, सर्वाधिक जो शुद्ध पूछे तो कुषाणों के द्वारा, और सबसे प्रथम जो है हिंद यूनानियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, और 1942 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी स्थापना हुआ था। और अगर बात करें 1943 में तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना पूछा जाता है हमेशा, ये 1943 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये दोनों प्रश्न में जो है हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वही बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था।
अगर 1946 की बात करें दोस्तों तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो भारत में है 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो 1942, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना तो 1943 और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो 1939। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। मेगास्थनीज जो है किनके शासनकाल में जो है भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, मेगास्थनीज जो है किनके शासनकाल में भारत आए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगर वहीं हर्षवर्धन की बात करें तो ये ह्वेनसांग के समय में आए थे भारत, हर्षवर्धन तो ह्वेनसांग। अगर वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बात करें तो इनके शासनकाल में जो है फाहियान आए थे। ठीक है दोस्तों, और बिंदुसार के जो दरबार में है डायमेकस आए थे। वहीं अगर पूछा जाए कि वाटर गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न हमेशा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जो ऑप्शन सेट किया हूँ 4 का 4 वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो वाटर गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CO+H2 होता है। ठीक है, CO+H2 वाटर गैस का हो गया। वहीं अगर जो प्रोड्यूसर गैस का जो पूछा जाता है प्रोड्यूसर गैस का तो CO+N2 हो जाता है अगर प्रोड्यूसर गैस पूछा जाए तो। अगर वहीं बायो गैस का पूछा जाए तो CH4+CO2 यानी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये बायो गैस का कम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, अगर कोल गैस का पूछा जाए आपके पास तो हाइड्रोजन और मीथेन। ठीक है, तो 4 का 4 ये ऑप्शन जो है अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। जल गैस का तो CO+H2, अगर वहीं पूछा जाए प्रोड्यूसर गैस का तो CO+N2, अगर बायो गैस का पूछा जाए तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कोल गैस का पूछा जाए तो हाइड्रोजन प्लस मीथेन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। जो शिमला सम्मेलन है वो कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, शिमला सम्मेलन कब हुआ था तो ये भी 4 जो ऑप्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ हमेशा एग्जाम में जो है पूछा जाता है और विद्यार्थियों को जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो ये शिमला सम्मेलन ये 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है शिमला सम्मेलन और एक होता है शिमला समझौता। ठीक है, तो शिमला समझौता की अगर पूछा जाए तो ये जो है 1972 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ था और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं 1954 की बात करें तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन का बीच में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है पंचशील समझौता कब हुआ था तो 1954, शिमला समझौता कब हुआ था तो 1972 और शिमला सम्मेलन कब हुआ था तो 1945। अगर बात करें ताशकंद समझौता की बात करें तो 1966 में ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यानी ये चारों जो है प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताशकंद समझौता 1966, तो हमेशा ध्यान रखिएगा शिमला पंचशील जो समझौता है ये 1954, शिमला समझौता 1972, शिमला सम्मेलन 1945 और ताशकंद समझौता 1966। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, यानी मकर रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है दोस्तों, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और इसमें भी ऑप्शन अगर देखें, अगर पूछा जाए आपसे कि भूमध्य रेखा को जो है 2 बार कौन सी नदी काटती है तो ये हो जाएगा आपको कांगो। भूमध्य रेखा को अगर पूछा जाए तो कांगो नदी, और मकर रेखा को पूछा जाए तो लिम्पोपो नदी, और दोनों जो है अफ्रीका का ये नदी है। ठीक है, अफ्रीका में ही काटती है दोनों नदी को। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं बात करें माही की तो माही नदी जो है कर्क रेखा को जो है भारत में 2 बार काटता है। ठीक है, MP में एक जगह है जहां कर्क रेखा जो है माही नदी के द्वारा 2 बार काटा जाता है। तो ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत का है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका हो जाएगा माही। अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो नील हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। मकर रेखा को पूछा जाए तो लिम्पोपो, अगर वहीं
कांगो नदी का पूछा जाए तो भूमध्य रेखा को जो है काटती है 2 बार, और कर्क रेखा को जो है भारत में माही नदी 2 बार काटती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पद्मा, जमुना या सांगपो या दिहांग कौन से ऑप्शन होंगे। तो इसमें चारों जो ऑप्शन है हमेशा एग्जाम जो है दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को पूछा जाए बांग्लादेश में क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं पद्मा की बात करें तो जो है गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र पूछेगा तो सांगपो, और गंगा का पूछेगा तो ये पद्मा नाम से जाना जाता है। अगर वहीं सांगपो की बात करें दोस्तों, तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं दिहांग की बात करें तो असम में जो है ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग। गंगा का पूछा जाए तो पद्मा, ब्रह्मपुत्र का पूछा जाए तो जमुना, और सांगपो का जो पूछा जाए तो यानी तिब्बत में जो है जो सांगपो है ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। अगर वहीं असम में बोला जाता है इसको दिहांग। तो चारों का चारों जो ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कन्फ्यूजन होती है ऑप्शन आ जाने के बाद। तो एक बार आप लोग जो इस वीडियो को ज़रूर देखें अच्छे से, हो सके तो रिवाइज करिएगा। इस वीडियो से जो है आप लोगों को हर एक एग्जाम में जो है इसमें कुछ न कुछ प्रश्न आ ही जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अष्टप्रधान जो है किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, अष्टप्रधान पूछा जाता है, या नवरत्न पूछा जाता है, या अष्ट दिग्गज पूछा जाता है। तो हमेशा जो विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से शासक के काल में थे। ठीक है दोस्तों, तो अष्टप्रधान का अगर पूछा जाए तो जो है ये शिवाजी के काल में थे, जो मंत्रियों का जो समूह था अष्टप्रधान। ठीक है दोस्तों, अष्टप्रधान पूछा जाए तो शिवाजी के शासनकाल में। अगर वही नवरत्न की बात किया जाए तो अकबर के काल में जो है नवरत्न, और साथ ही साथ अगर चंद्रगुप्त द्वितीय का भी पूछा जाता है तो इनके भी दरबार में नवरत्न थे। तो ये वाला भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नवरत्न दोनों में थे। अगर अष्टप्रधान की बात करें तो ये शिवाजी। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं कृष्ण देव राय के दरबार में बात करें तो अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो थे कवियों का समूह थे, तो इनके दरबार में अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अगर शिवाजी के दरबार में पूछा जाए तो अष्टप्रधान, और अकबर के दरबार में पूछा जाए तो नवरत्न, और कृष्ण देव राय के पूछा जाए तो अष्ट दिग्गज, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पूछा जाए तो नवरत्न। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी आने वाले एग्जाम में। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती होगी, तो ये आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करेगी। तो चलिए थैंक यू दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।